नमस्कार दोस्तों। बिहार दरोगा के लिए 2023 में आए हुए 1275 पोस्ट का अगर देखा जाए तो इस बार जो कटअप लिस्ट उसका जारी किया गया है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा, मैं उस पर दो चीज़ पे फोकस करूंगा। एक तो सामान्य वर्ग के लिए जो कटअप लिस्ट जारी किया गया है और एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो कटअप लिस्ट जारी किया गया। ये दो कटअप ही हाई है, बाकी तो सारा का सारा कटअप लो है। तो मैं इन कटअप के आधार पर बात करूंगा और 100 क्वेश्चन से मैं तुलना करूंगा कि कितना क्वेश्चन मतलब कि उसमें बनाना एकदम श्योर था कि आप इतना क्वेश्चन आराम से बना के आ सकते थे, क्योंकि जिसमें कटअप गया हुआ है, जो सामान्य वर्ग के लिए कटअप गया है वो कटअप है लगभग 168 पॉइंट समथिंग है, लेकिन हम एक एक्यूरेट लेंगे कि 168 गया हुआ है। तो अगर उसका हम 168 मार्क्स गया हुआ है और इसके लिए आपको कितने क्वेश्चन को सही करना था, उसके लिए आपको लगभग 81 क्वेश्चन आपको सही करना होगा। 81 क्वेश्चन अगर आप सही करते हुए हैं तो लगभग जो आपका कटअप आया हुआ है लगभग 162, तो वो मैनेज होता है कि आपको 81 क्वेश्चन सही होना चाहिए था। और अगर देखा जाए तो अत्यंत पिछड़ा आयोग के लिए, तो उनके लिए जो उनका मार्क्स आया हुआ था 158 पॉइंट समथिंग के आसपास का मार्क्स था, और इसके लिए आपको 79 क्वेश्चन, पहला का 81 क्वेश्चन था और इसका 79 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन का मात्र अंतर था। तो मेरे पास पूरा मेंस का टोटल क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने उसको सारा का सारा क्वेश्चन अपने कॉपी पे खुद से हाथ से लिखा हुआ है, ताकि मुझे ये पता चल सके यहाँ पे से कौन सा क्वेश्चन हम खुद बना सकते थे और कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं बन सकता था। इसमें जाहिर सी बात है कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया, क्योंकि मेंस में करंट अफेयर नहीं पूछा जाता है। लेकिन फिर भी हम उन करंट अफेयर को तुलना करते हुए कितना क्वेश्चन आपको बनाना एकदम आसान था कि आप उसको दोनों क्वेश्चन बना के आ सकते थे। क्योंकि देखा जाए तो 81 क्वेश्चन पे ही तो आपको मेरिट बना हुआ है। बाकी जो आपको क्वेश्चन बच जाता है 19 क्वेश्चन, उसको तो लोग स्किप कर रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन तो अभी भी मानते ही कटअप हो जाता है, लेकिन फिर भी इसको हम कटअप ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, मॉडर्न में रख सकते हैं, मिडिल में रख सकते हैं, उतना हाई भी नहीं कर सकते। क्योंकि जिस तरह का इस बार क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन को आपके सामने में दिखाने का शुरू करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, पूरा का पूरा जो कि 100 क्वेश्चन हमारे सामने मैंने से खुद लिखा हुआ है कॉपी पे, और ये आप देख सकते हैं कि ये जो है कि आपका पूरा का पूरा 1275 पोस्ट का ये टोटल आपका मेंस का है। और ये टोटल आपके पास है 100 क्वेश्चन, जिसमें जो सबसे देखा जाए तो जो आपका जनरल का जो कटअप गया हुआ है, जनरल कटअप गया हुआ है 162 पॉइंट समथिंग गया हुआ है। और अगर आप देखा जाए तो ईबीसी का आप ले सकते हैं, ईबीसी का जो कटअप गया हुआ है वो आपका कटअप गया हुआ है लगभग 158 पॉइंट समथिंग गया हुआ है। तो अगर इसका देखा जाए तो इसका आपका कटअप कितना 81 क्वेश्चन लगभग आपका सही करना चाहिए था। आपको 81 क्वेश्चन आपका सही होता तो आपका मेरिट बन जा रहा है। और अगर इस पे देखा जाए तो इस पे आपका होता है 79 क्वेश्चन। अगर आप 79 क्वेश्चन सही करते तो आपका मेरिट यहाँ से बन रहा था। तो चलिए दोस्तों, मैं देखता हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका जो है कि इस एग्जाम में बनना एकदम आसान था, आप वो क्वेश्चन को आराम से बना सकते थे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो टोटल क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ताकि मुझे अंदाजा मिल सके कौन सा क्वेश्चन हमसे बने और कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ऐसा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन दिया हुआ, ज्योग्राफिक क्वेश्चन है। वैसे भी बिहार दरोगा में अगर देखा जाए तो आपका 3 सेगमेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एक आता है पॉलिटी का, इससे भी आपको कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ से। दूसरा हो जाता है आपका ज्योग्राफी, यहाँ से भी आपको कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपको हिस्ट्री से भी क्वेश्चन रहता है, अगर पूरा का पूरा हिस्ट्री। लेकिन ये 2 सेगमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक रीजनिंग ले लीजिए आप, मेंस में आपको रीजनिंग से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये 2 सेगमेंट आपका बहुत बड़ा सेगमेंट होता है, ये 2 से 3 सेगमेंट। बाकी आप सबको जोड़ सकते हैं, हिस्ट्री भी हम इसमें ले सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा है, हिस्ट्री में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा है। लगभग यहाँ से भी कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन यहाँ से भी रहा हुआ है। तो जैसे देख सकते हैं, आपको जो आप पढ़ते हैं क्वेश्चन पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, बहुत सारा जो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको वही संबंधित है। आप देख सकते हैं कौन सा रिजर्व कहाँ है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बनना था,
तो पहला क्वेश्चन ये आपका आराम से बना सकते अगर पढ़ा हुआ है। तो दूसरा चलते हैं कि चरक किस वंश से संबंधित था। चरक आपने पढ़ा होगा कि जब आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो हिस्ट्री में जब आपने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री में ये सारा चीज़ आपको देखने मिला होगा कि चरक नाम कुषाण वंश से संबंधित था। ये भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। जब आप शुंग वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, उसी वक्त आता है कुषाण वंश, जबकि विदेशियों का, यूनानियों का आगमन हमारे भारत में शुरू होता है, वहाँ ही आपको ये चीज़ मिलेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, तो बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है। उसका क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दीप जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया था। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डाउट दे सकता है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को भी उतना ही रखूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी थोड़ा करंट अफेयर से, तो आपका ये क्वेश्चन भी बनना चाहिए था। तो मिलकर के 2 क्वेश्चन आपका बन सकता है, 3 क्वेश्चन आपका यहाँ से आराम से बन सकता है। इस क्वेश्चन को भी हम मानेंगे क्योंकि ये करंट अफेयर में क्वेश्चन आया हुआ और करंट अफेयर में इसका जिक्र है, आप पढ़े भी होंगे। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है आपका कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ। ये क्वेश्चन आपके लिए भारी हो सकता है क्योंकि अक्सर लोग ये पढ़ते हैं कि मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, लेकिन बिहार जो लगा दिया है तो ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। तो इसलिए दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को काटता हूँ कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना होगा, लेकिन 3 क्वेश्चन जो अब तक आपका बन चुका होगा आराम से। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि B.R. अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास, जो क्वेश्चन देखना आपको, B.R. अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष किया था। तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है कि उस वक्त तो बहुत सारे आप जो पढ़े होंगे हर किसी के बारे में थोड़ा थोड़ा जिक्र रहता है। आपको अगर ये हो सकता है लुसेंट में मिला होगा कौन सा क्लास किस वक्त, कौन सा मतलब किसने क्या लिखा, कौन सा, महात्मा गांधी ने भी बहुत सारा चीज़ शुरू किए थे, भीमराव अम्बेडकर ने भी शुरू किया था। ये सब जो है कि जो अत्यंत पिछड़े लोग के लिए था, जो उन्होंने जो काम किया उनके उत्थान के लिए, उन्हीं से मिलेगा। और ये देख सकते हैं 1930 का ईस्वी में डेट सही है। और ये उस वक्त आपको मॉडर्न हिस्ट्री के आसपास का ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बनना चाहिए क्योंकि आप मेंस का एग्जाम देने गए तो थोड़ी तैयारी तो होगी आपके पास। तो मैं इसको 4 क्वेश्चन में गिनती करूँ कि आपका 4 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर एक उपराष्ट्रपति के पद को कैसे हटाया जाता है। उपराष्ट्रपति का पद को कैसे हटाया जाता है, आसान क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले संकल्प लाया जाता है वो राज्यसभा में लाया जाता है, क्योंकि अब राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा रहा है जिसमें कि आपको सबको इंक्लूड होना है। वो उपराष्ट्रपति जो होता है इनका ज़्यादातर काम, इनको वेतन भी मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में, और इसका जो काम भी जिक्र किया गया है वो सिर्फ राज्यसभा के सभापति के रूप में, सारा वेतन सुविधाएं उसी रूप में मिलता है। उपराष्ट्रपति सिर्फ एक पद लिया गया है अमेरिका से, बाकी उपराष्ट्रपति का यहाँ पर कोई भी भूमिका नहीं है क्योंकि वो काम करते हैं राज्यसभा के रूप में। इसलिए राज्यसभा से ही उनको संकल्प पारित करके सबसे पहले हटाया जाता है। उसके बाद वो जाता है तो उसको फिर लोकसभा उसको पारित कर दिया, उपराष्ट्रपति हट गया। तो सबसे पहले तो मेन रीजन यही कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में संकल्प पारित किया था। इससे पहले आप देख सकते हैं कि 4 क्वेश्चन अब तक अटैम्प्ट हो सकता है। यहाँ से अगला है 5 क्वेश्चन, आपने यहाँ से 5 क्वेश्चन आपका हो चुका है। फिर है कि उत्कल दिवस किस राज्य में मनाया जाता है। उत्कल दिवस नाम ये उत्कल तट भी आता है जो कि उड़ीसा में है। तो सिंपल सी बात है कि ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आराम से आप बना सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो है कि यही लिख देते हैं बगल में, ये आपका 6 क्वेश्चन हो जाता है बगल में कि आपने अब तक 6 क्वेश्चन आपका सही हो चुका है आराम से। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाता है। दिवस से क्वेश्चन अक्सर रहता है, किसी में 2 किसी में 3। पीटी में भी क्वेश्चन था, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पीटी में था। 2 क्वेश्चन ही था, 3 क्यों कहेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो अगला जो है उसके बाद ये आपका यहाँ से हम इसको 7 मानते 2 फरवरी आपसे आराम से बना लिया होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका जो अगला जो क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ जो है कि स्थापित किया गया है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप लोग को लग रहा होगा ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, कुछ अपडेटेड क्वेश्चन है ये। इसका आंसर जो है कि हर कोई सारनाथ मारा है, किसी ने टोपरा कला भी मारा होगा, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो इसका आंसर टोपरा कला होगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन को नहीं मानते कि बहुत सारे इधर क्वेश्चन ये गलत हुआ होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप मार रहे हैं। तो इधर भी कितने क्वेश्चन को आपने सही कर दिया था, 7 क्वेश्चन। तो उसके बाद ये आपका जो है कि 8वां क्वेश्चन होता है जो कि आप आराम से इसको बना सकते थे, 8 क्वेश्चन। उसके बाद लिखा हुआ कि ताश के पत्ते में से लाल पत्ती की रानी को नहीं, ताश के पत्तों में से लाल पत्ती की रानी की नहीं होने की क्या संभावना। नहीं डाल के सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है, बहुत सारे इसका क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी हम स्किप करते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि ज्वार नद या एस्टुअरी कौन सी नदी बनाती है। सबसे बदनाम क्वेश्चन में से माना जाता है क्योंकि इसका आंसर 2 ही होता है हमेशा, ताप्ती
या फिर नर्मदा, यही क्वेश्चन। और अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन भाई हमको देखने के लिए मिलता, अक्सर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसलिए हम यहाँ से इसको मान लेते हैं कि आपका 9 क्वेश्चन जो कि आराम से सही होना चाहिए था। उसके बाद है इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था। आपने अक्सर पढ़ा होगा इब्न बतूता के बारे में भी, बहुत सारे विदेशी जो कि भारत आया हुआ था लगभग 1300 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच में आया हुआ था, 1330 या 36 के आसपास आए हुए थे। तो सदी जो गिना था, जैसे मान लीजिए आपका 1400 से 1500 चल रहा है, तो वो 15वीं सदी में गिना जाएगा भाई, क्योंकि वो एरिया में गिना जाता है। जैसे भारत में ही जो बजट सत्र दिया जाता है, वो बजट थोड़ी कहता है कि 24 का बजट है, 24 से 25 का बजट बोला जाता है उसको, क्योंकि वो 24 से 25 तक के खर्चा के लिए है, इसलिए उसको 24 से 25 के अंदर में उसको दायर किया जाता है। उसी तरह यहाँ पर है तो जो 1300 से 1400 ईस्वी के बीच उसको 14वीं सदी माना जाता है। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आराम से सही होना था। तो आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं आराम से। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, इस सब क्वेश्चन में आपको कोई दो राय नहीं भाई। अगर ये सब क्वेश्चन आप गलत करते तो आपका मेरिट कभी नहीं बन सकता, जैसे मेरा नहीं बना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सभी अम्ल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। अब इससे हल्का क्वेश्चन तो हो नहीं सकता, सबको जानता है भाई हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशीय तंतु किस नियम पर कार्य करता है। मैट्रिक का क्वेश्चन है भाई, हर एक नहीं कई बार पढ़े होंगे इस क्वेश्चन को। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ये कार्य करता है, और इसलिए इसका हो गया आपका 13वां क्वेश्चन आपका यहाँ से सही हो रहा है। एक ठोस गेंद का व्यास 4 पॉइंट इतना घन है, उसका इतना 8.9 होते हैं, तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन भाई हमने भी नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ से हमसे द्रव्यमान पूछ रहा है, तो शायद पता नहीं इसके ऊपर हमने दिमाग में लगाया हुआ है, क्वेश्चन स्किप करते हैं, हम खुद कर रहे हैं भाई। उसके अगला क्वेश्चन है कि कौन संयोजी उत्तक नहीं है इसमें। इसका जो ऑप्शन था भाई वो अलग क्वालिटी था, हार्मोन कोई संयोजी उत्तक नहीं, ये एक प्रकार का एंजाइम है। हार्मोन जो है कि एक प्रकार का एंजाइम है जो कि हमारे शरीर में निकलता है, इसको रासायनिक तत्व भी बोला जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका आराम से बन सकता था, जो आप यहाँ से मान सकते हैं कि आपका 14 क्वेश्चन आराम से यहाँ से है। देख सकते हो दोस्तों कि अभी तक जो है कि आपका क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है। 50 के बाद दोस्तों कुछ क्वेश्चन हार्ड है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। उसका अगला क्वेश्चन जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, 14 क्वेश्चन अब तक सही हो गया। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा के बादाम पहाड़ी में कौन सा अयस्क, बादाम पहाड़ी में कौन सा अयस्क पाया जाता है। बादाम पहाड़ी में कौन सा अयस्क निकाला जाता है वहाँ से। तो इसके बारे में भी आप पढ़े होंगे कि वहाँ से लोहा का अयस्क निकाला जाता है जो कि हेमेटाइट होता है। ऑप्शन में ऐसे करके था, एल्युमिनियम का था, बॉक्साइट का था, इस सब का अयस्क का नाम लिखा हुआ था, लेकिन इसका आंसर होगा लोहा। लोहा का एक ही ऑप्शन में था हेमेटाइट, तो हेमेटाइट इसका आंसर हो जाएगा भाई। यहाँ से आपका 14 एक 15, आपको यहाँ से 15 क्वेश्चन भाई आराम से सुबह। उसका अगला क्वेश्चन जो होता है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था। आराम से ये क्वेश्चन आपको लूसेंट में मिल जाएगा, खोजिएगा तो वंश वाइज वहाँ दिया हुआ है। ये लूसेंट का भी आराम से क्वेश्चन मिलेगा। शुंग वंश के बाद कन वंश आया, कन वंश के बाद और सारे बहुत सारे वंश था। तो यहाँ से आपका जो है कि 16 क्वेश्चन आराम से सही हो सकता था। अगला क्वेश्चन दिया कि डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है। ये भाई हम स्किप करते हैं, पता नहीं अगर किसी ने पढ़ा होगा तो ठीक है, हमें नहीं पता इसलिए हम इसको स्किप मार रहे हैं। उसका अगला क्वेश्चन है कि 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। ये क्वेश्चन अब इसके बारे में क्या ही बोलना, आराम से बना होगा भाई। 1907 1916 ये सब अधिवेशन कांग्रेस का किसी याद नहीं होगा। और ये सब क्वेश्चन अगर आप नहीं बनाते तो फिर मेरिट में आपको बहुत दिक्कत है। यहाँ से आपने 17 क्वेश्चन आराम से सही कर चुके हैं। कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था। अगले क्वेश्चन देखिए वो भी आपको मिल गया है 1916, जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, जहाँ से कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में सुलह हुआ था। कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 में हुआ था। ये भी देख सकते हैं सूरत विभाजन जो हुआ था, होना तो 1906 में था, लेकिन एक साल किसी तरह टल गया, लेकिन अंत में जाके 1907 में ये विभाजन हो गया। तो उसका इसका आप 18 क्वेश्चन यहाँ से आपका अब तक सही हो चुका है। आप गिनते जाइएगा दोस्तों कितना क्वेश्चन आराम है बनाना, कहाँ तक आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं और किस क्वेश्चन पे आपको मेहनत करना चाहिए था, यहाँ आपको इस वीडियो में ये पता चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन जो आपको देखने के लिए मिलता है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करें। इस तरह एक क्वेश्चन है, मैप का क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगर किसी ने बनाया तो अच्छी बात है, नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम इसको दिखा नहीं सकते। अब तक आपने 18 क्वेश्चन सही कर चुके हैं और हम 24 क्वेश्चन पे आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, कितना आसान है। लकड़ी का संबंध फर्नीचर से, गेहूं का संबंध रोटी से। अब इसमें क्या कहा जाए, रोटी तो गेहूं का ही बनेगा ना। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है। आजकल बहुत सारा क्वेश्चन में नहीं डाल रहा है और आदमी इसको सही मान के बनाता है।
हालांकि ये जैसे क्वेश्चन ऑप्शन में क्रिएट क्या हुआ था, बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ था, 19 भी था, 25 भी था, 24 भी था, लेकिन इसमें जो आंसर है मैंने उसी को इंक्लूड किया है 20 और 21, जो कि नहीं होता है आपातकाल के दौरान भी, इन दोनों का निलंबन नहीं होता। अगला क्वेश्चन जो आपको मिलता है इस यहाँ पे आपका हो जाता है 20। अगला क्वेश्चन मिलता है कलकत्ता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ना ही भारी क्वेश्चन, आप इसको भारी क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं। जैसे कि कलकत्ता है, कलकत्ता में जो है कि हल्दिया बंदरगाह जो है कि उनके सपोर्ट में आता है, हाँ उसका सहयोगी बंदरगाह माना जाता है, ये आप लोग भी पढ़े होंगे, और लुसेंट का ही क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। तो ये हो गया 21 आपका यहाँ पे। उसका अगला क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। समान नागरिक संहिता ये आप पढ़े ही होंगे, ये नीति निर्देशक तत्व क्वेश्चन है, और अक्सर नीति निर्देशक तत्व से पीटी में भी लगभग दोस्तों 3 या 4 क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व से। मौलिक अधिकार से भी क्वेश्चन था, तो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में आराम से जानकारी होना चाहिए। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन फंसने का चांस है। तो अब तक आपने 22 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन जो है कि 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित हुआ था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है जो कि मेंस में डाला गया। इस क्वेश्चन को हम पे कट करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत किसी से नहीं बना होगा, आपको तो इसमें अथी में भी नहीं मिला होगा, स्पीड में भी नहीं मिला होगा, किसी को बनाए होंगे तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन जो मिलता है कि पूगा घाटी जो कि लद्दाख में है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ घुमा कर पूछा गया है इसको। अगला बार सिर्फ पूछा गया था कि पूगा घाटी है कहाँ पे, इस बार दे दिया कि पूगा घाटी लद्दाख में, लेकिन ये दिया हुआ कि ये किस लिए प्रसिद्ध है। ये भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला बार ये पूछा गया था कि भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध पूगा घाटी है कहाँ पे, लद्दाख में, ये पूछा गया था। और इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया जो कि पहले ये पूछा गया था। यहाँ से आपका 23 क्वेश्चन जो कि सही होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति हो तो लोकसभा के बैठक के अध्यक्ष कौन करेगा। ये क्वेश्चन आप इसको वीवीआई नहीं मान सकते, आप इसको बेस्ट क्वेश्चन में शामिल कर सकते हैं। ये आपका बीपीएससी का एहसास दिला रहा है भाई दोस्तों, कुछ ना कुछ इसमें बीपीएससी के जैसा ही क्वेश्चन का है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ये वन लाइनर है नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा बैठक की सुगमता कौन बनाता है। अध्यक्ष की मतलब बैठक कौन करता है, सुगम कौन बनाता है, बैठक की कौन करता है। दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें लिखा रहता है कि जब अध्यक्ष का चुनाव होता है तो एक पैनल उसका चुनाव करती है। लगभग कितने सदस्य का पैनल होता है जो मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन एक पैनल जो कि उसको एक वहाँ का अध्यक्ष का चयन करता है, एक पैनल चुना जाता है, उसके बाद वहाँ से एक अध्यक्ष का चयन किया जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का वही पैनल चयन करता है कि कौन होगा लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और जब लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थिति हो तो उसी पैनल द्वारा किसी आदमी को अगर बनाया जाए तो जो उसको बनाया जाएगा फिर से वो उसको वहाँ पर अध्यक्षता करेगा, वही चुनते हैं फिर से भाई। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि को कौन घोषित कर, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि कौन घोषित करता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे भी गलत क्वेश्चन मतलब गलत यहाँ पे गिनने में हो गया। ये 23 था तो ये 24 आपका बनना चाहिए, किसी ने बनाया हो तो ना बनाया हो, लेकिन ये क्वेश्चन आराम से बन सकता है। थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है भाई ये। अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है कि लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि को कौन घोषित कर सकता है। ये क्वेश्चन भी अगर चुनाव आयोग तो भाई चुनाव कराता है, उसका काम लोकसभा के अध्यक्ष का चयन करना तो है नहीं, क्योंकि ये तो कोई चुन के आया नहीं, निर्वाचित होकर तो नहीं आया हुआ है भाई। ये तो सांसद के रूप में निर्वाचित तो हो चुका है ना, अब इनका फिर से चुनाव थोड़ी कराया जाएगा भाई, इतना तो सोच सकते हैं अपना। अब जो भी चयन करेगा तो वहाँ के सदस्य ही उसको चयन करेगा, सांसद तो कर नहीं सकता। ऑप्शन में सांसद भी था, राज्यसभा का सभापति भी था, तो उसमें राष्ट्रपति था, तो राष्ट्रपति उसको कर सकता है, राष्ट्रपति तिथि घोषित कर सकता है। हाँ इस तारीख को जो है कि आपका अध्यक्ष का आप चुनाव कर सकते हैं। इसका आंसर थोड़ा सा कॉमन सेंस पे आप चलिएगा भैया। तो पॉलिटी का क्वेश्चन है, आप पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं छोड़िए, किसी तरह पॉलिटी को अच्छा बनेगा। तो पॉलिटी और ज्योग्राफी को आपका टंच होना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, यहाँ पे हो गया आपका 25। अगला क्वेश्चन है कि कोयला भंडारण में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है। भंडारण पूछा है भाई, एक होता है उत्पादन, एक होता है भंडारण। मैंने दोनों ऊपर में लिख दिया है भाई ताकि कन्फ्यूजन ना हो। उत्पादन में जो है कि प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, भंडारण में प्रथम स्थान पर झारखंड है, और उत्पादन में
छत्तीसगढ़, कभी कभी उड़ीसा का भी नाम आता है भाई, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो इसका आंसर यही होगा कि कोयला भंडारण में प्रथम स्थान पे झारखंड है। तो यहाँ से ये तो आराम से कोई बना सकते हैं, आप भी बनाए होंगे जो भी हो, लेकिन ये सब क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनाए तो आपको ये सब क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन छोड़ते तो आपका मेरिट तब नहीं बनेगा। दोस्तों मैं एक ऐसा एक वीडियो आपको बताऊंगा कि इस बार बिहार दरोगा में जिसने पीटी भी निकाला, मेंस भी निकाला, उसके बाद वो जो है कि पीटी निकाला मेंस, और वो फिजिकल में छट गया। और अगर ये आप डाटा देखोगे ना भाई, तो ये डाटा है लगभग 2300 विद्यार्थी जो कि सिर्फ फिजिकल में छटा हुआ है भाई, मेंस और पीटी निकालने के बाद। इसलिए सोचिए कि ये सब क्वेश्चन को वो क्या बूझेगा, तो दुनिया उड़ा के निकल गया होगा भाई। लेकिन सिर्फ पढ़ने में एक्सपर्ट था, और आप देख सकते हैं 2300 विद्यार्थी लगभग सिर्फ छटा हुआ है आपका भाई पीटी में, फिजिकल में। इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे भाई, कौन कौन विद्यार्थी, बहुत सारा विद्यार्थी तो आपका अथी में भी छट गया है, मेडिकल में भी छटा हुआ है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान पूर्वी घाट पर स्थित है? कौन सा स्थान पूर्वी घाट पर स्थित है? यहाँ पे बहुत सारे बंदरगाह का नाम दिया हुआ था, उत्कल तट दिया हुआ था, कोच्चिन दिया हुआ था, और भी कुछ नाम था, क्या नाम था, और एक नीचे लिखा हुआ इसका देखिए, कोल्लम दिया हुआ था कि ये कहाँ पर है, एर्नाकुलम दिया हुआ था कि ये कहाँ पर है, कौन से तट पर है, एक कोचिन था कि ये कहाँ पर। ये तीनों को तीनों केरल में, एक है तूतीकोरिन बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में है। इसका क्वेश्चन का आंसर ये देगा, आराम से ये क्वेश्चन आप बना सकते थे। तो शायद मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, और कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कुछ लिखा हुआ है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया। हालांकि ये क्वेश्चन आप छोड़ भी दीजिए, बहुत सारे बनाया भी नहीं होगा, मैंने भी नहीं बताया। 26 क्वेश्चन हुआ, यहाँ से आपका होता है 27, जो कि मैं आसान क्वेश्चन ले रहा हूँ भाई, जो कि आराम से बन सकता था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? आप सब ने इसका पढ़ा होगा, बोर्ड मास। इसका एक कॉन्सेप्ट है बोर्ड मास। अगर आप यहाँ से निकालिएगा तो पूरी से 4 भाषा भाई जोड़ी गई थी लास्ट में 92वां संविधान बोर्ड मास। बीओ से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, यहाँ से निकल गया। ऑप्शन में सिर्फ संथाली था, बाकी जो 21वीं में हुआ था वो था, 71 में जिसको जोड़ा गया था वो था। तो यहाँ से आपका ये इसका हो जाता है, यहाँ से आपका 28 क्वेश्चन आप अब तक सही कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? अब इन सब क्वेश्चन को तो भाई छोड़ने कोई नहीं छोड़ेगा भाई, आराम से। यहाँ से आपका 29 क्वेश्चन आपका आराम से होता है। उसका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सही सुमिलित करने के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन हल्का क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन भी आगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कि भारतीय संघ, तो भारत का संघ का प्रधान कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री होता है। राज्य में सबसे बड़ा कौन होता है भाई? राज्यपाल होता है। नगर निगम है, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत है। नगर निगम में आप जानते ही महापौर होता है। ग्राम पंचायत में कोई भी आ जाता तो आप आराम से पकड़ लेते हैं, मुखिया, सरपंच, समिति, क्या नाम है उनका, अरे जिला परिषद, कुछ भी होता तो ये ग्राम पंचायत समझ है। एक नगर निगम अलग कहानी होता है भाई। ग्राम पंचायत जानते ही आपको उसमें अनुसूची में मिल जाएगा, 12 अनुसूची में एक दिया हुआ है पंचायत और नगर। तो यहाँ से आपका कितना क्वेश्चन हो गया? 29। तो यहाँ से आपका 30 क्वेश्चन आराम से बन सकता था। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं दोस्तों, कि समांतर श्रेणी में एक मैथ का क्वेश्चन है एपी, और ये मैट्रिक का क्वेश्चन है भाई 10th का। जिसने भी 10th में एपी पढ़े होंगे उसके लिए आसान क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी का पूछा हुआ है कि नम्मा पद क्या होगा। आप आराम से जोड़ के भी निकाल सकते हैं, देख सकते हैं 71 आया हुआ, 30। तो यहाँ से आपका दोस्तों 31 क्वेश्चन आपका आराम से हो रहा है। देख सकते हैं दोस्तों कि आपका यहाँ और यहाँ तक में लगभग 8 क्वेश्चन का डिफरेंट हो चुका है। फिर भी चलिए देखते हैं, हमको तो पुराना ही हुआ था। GI टैग किस आयोग द्वारा जारी किया जाता है? आराम से पढ़े होंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा भाई। इन सब क्वेश्चन को छोड़िएगा तो फिर मेंस का कोई महत्व नहीं रह जाता। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? आराम से आप भी पढ़े होंगे कि ये एक संयुक्त युद्ध था। उतना लंबा खींचेंगे भाई तो दिक्कत हो जाएगा, उतना डीपली में खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये एक पहले हुआ था पलासी लड़ाई, उसके बाद हुआ था फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में जो है कि शाह आलम द्वितीय था और मीर जाफर थे, और एक था शुजाउद्दौला जो कि
शायद वही नाम था। इन तीनों ने मिलकर युद्ध किया था, फिर भी हार हुई थी। तो उस वक्त पूछा कि मुगल शासक कौन था, दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था, जिसको बाद में अपदस्थ कर दिया गया था हारने के बाद। उसका अगला क्वेश्चन है आपको मिलता है कि अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है? विशेषता क्या है? यहाँ पर स्वतंत्र कार्यपालिका होता है भाई। ये अमेरिका से संबंधित क्वेश्चन है। अब मैं इसको गलती कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस को अगला क्वेश्चन रीजनिंग का भाई, मुझे लगा कि ये थी। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का, देख सकते हैं पुलिस लिखा हुआ है, उसका उल्टा कर सकते हैं, ई से इधर कर लिखना शुरू कर दिया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था रीजनिंग का। अगला क्वेश्चन फिर रीजनिंग का दिया हुआ है, आप गौर से देख सकते हैं, मैंने पूरी तरह से उसको लिखा हुआ। इसको देख सकते हैं, ये पैटर्न देख सकते हैं, फिर इस पैटर्न को नीचे डाला और इस खंड को ऊपर करके एक करके डाल दिया। बस ये पैटर्न को अपनाया गया है। और ये आप मेंस के स्टूडेंट है भाई, तो आपको इतना सा लॉजिक में अब इसमें लंबा करना कोई जरूरी है नहीं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ बॉस आइंस्टीन कंडक्शन में क्या होता है? भाई मैटर का आप जानते हैं कि 5 रूप में से ये 5वां रूप का क्वेश्चन है भाई, जो पदार्थ का 5वीं अवस्था के बारे में भौतिकी के अनुसार है। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस चौथा अवस्था होता है प्लाज्मा, और 5वां अवस्था होता है बॉस आइंस्टीन कंडक्शन होता है, जिसमें कि होता है कि बहुत ज़्यादा पदार्थ को ठंडा किया जाता है। और जब बहुत ज़्यादा पदार्थ को ठंडा किया जाएगा तो सिकुड़ते जाता है, तो उसमें जो गतिज ऊर्जा, उसके जो कणों के बीच गतिज ऊर्जा हो जाएगा, वो हो जाएगा एकदम बहुत कम। इसलिए ये क्वेश्चन को यहाँ पे डाला गया है। 36 आपका ये क्वेश्चन हो जाता है 37। आपने अब तक 37 क्वेश्चन को सही कर चुके हैं। 37 क्वेश्चन आपका आराम से बनना था। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने रखा हुआ है कि विषम को चुने, ये है आपका भैया रीजनिंग। आप देख सकते हैं आपके सामने है रीजनिंग की क्या पैटर्न है। सब में सबके जरा शून्य है, मुखड़े की तरफ एरो किया हुआ, ये उल्टा है भाई। तो आराम से ये क्वेश्चन आपका बन सकता था। यहाँ सकते आपने 38 क्वेश्चन को अब तक सही कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुंगेर जिला में किस जिले का स्थलीय सीमा नहीं लगता? आप अगर मैप में ऐसे भी आराम से आप बना सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ था नहीं। पहला दिया हुआ था भागलपुर, ऑप्शन में मुंगेर से भागलपुर लगता है। अगला दिया हुआ था जमुई से भी लगता है। लखीसराय दिया हुआ था तीसरा ऑप्शन, और लखीसराय से भी मुंगेर का सीमा लगता है भाई, गंगा उस पार है। तो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था मधेपुरा नहीं लगता है भाई, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मधेपुरा। ये कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन था, कोई भास्ट क्वेश्चन है नहीं। यूपीएससी की तरह भाई मैप क्वेश्चन है, यूपीएससी क्वेश्चन तो पल्ले नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर से किस, हाँ ये लुसेंट का क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं। ये बहुत बदनाम क्वेश्चन है, गलियारा बनाया हुआ है, वो चतुर्भुज बनाया हुआ है रोडों को जोड़ के। तो ये आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसमें जो है कि गुजरात के पोरबंदर तक को जोड़ा हुआ NH-27 के नाम से है गुजरात के, और ये असम से शुरू होता है। अगर आप देखा जाए तो एक ये था पूर्व पश्चिम, एक होता है उत्तर दक्षिण भी गलियारा है, जो कि श्रीनगर से शुरू होता है, कन्याकुमारी तक जाता है। और ये NH-44 जो कि सबसे लंबा NH है। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है? यहाँ से आप कितना क्वेश्चन हो गया भाई? 38, 39, 40। यहाँ से आपने अब तक 40 क्वेश्चन आपको सही कर चुका है। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आता है कि हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन आपको भाई बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये नोबेल पुरस्कार से है। हाल ही में नोबेल पुरस्कार नहीं है, भारत रत्न जो कि भारत में किया जाता है, मुझे लगा नोबेल का है। हाल ही में भारत रत्न से सम्मान किसे किया गया है? तो हाल ही में मोदी जी ने 5 लोगों को सम्मान किया। पेपर में भी अगर आप पढ़े होंगे तो 5 लोगों को सम्मानित करने के बाद सबसे ऊपर में है कर्पूरी ठाकुर, इसलिए इसका क्वेश्चन आपका बनना चाहिए। 41 अगला क्वेश्चन है कि कोयना बांध किस राज्य में बसे? कर्नाटक राज्य में भैया, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब नदी कौन से राज्य में है, कौन से बांध पे है, ये आपको हर हाल में भाई याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी आपका बनने लायक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते। किस क्वेश्चन को छोड़ा जा सकता है वो आपको आगे मिलेगा 50 के बाद, 50 से 60 के बाद से क्वेश्चन ऐसा है जो कि भाई लगे कि नहीं हाँ ये क्वेश्चन पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 21 का संबंध है। ये तो आराम से आप बता सकते हैं, प्राण एवं देह स्वतंत्रता से संबंधित है। ये क्वेश्चन इससे पहले भी देखे थे आप कि जब आपातकाल लागू होता है तो कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है, तो ये उसी का क्वेश्चन तो है। ये बस काट के एक चीज़ को अलग कर दिया अनुच्छेद को। अगला क्वेश्चन दिया कि पहाड़ों पर जल उबलता है। भाई पहाड़ों पर जल इसलिए जल्दी उबलता है, 100 डिग्री टेम्परेचर से पहले ही उबल जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुदाब कम होता है और समुद्र के तल पे वायुदाब अधिक होगा, अधिक है समुद्र के तल से कम ताप पे उबलेगा। लॉजिक सिंपल है इसका। तो इस तरह आपका होता है 43, 1, 44। यहाँ से आपका ये 44 क्वेश्चन आपका आराम से बन सकता है।
तो साइंस का अभी भी भाई उतना भास्ट क्वेश्चन नहीं आया, साइंस का भी देख सकते हैं आगे कोई भास्ट क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन जो हम लोग पहुंच चुके हैं अब तक 43 क्वेश्चन, 44 क्वेश्चन आपका सही हो चुका है। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे माना था? राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष, आधुनिक भारत अब पढ़िएगा, आधुनिकता को जो पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने का काम राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था कि हमें पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना चाहिए, इसीलिए इसको आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष माना जाता था। यहाँ से आपका क्या हो रहा है 44, यहाँ से आपका 45 क्वेश्चन हर हाल में सही होता। अगला क्वेश्चन है कि पूंजीवादी व्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है? पूंजीवादी मूल सिद्धांत होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। ये ऑप्शन में भैया नहीं था, और ऑप्शन में नहीं तो प्रतिस्पर्धा है कि लोग अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए कभी मूल्य गिरा देता है, कभी लोग बढ़ा देते हैं। अब देख ही सकते हैं आप लोग को पटना के बाजार में भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि पहले सस्ता होता है, जब देखता है कि डिमांड एंड सप्लाई कम हो रहा है, सप्लाई कम हो रहा है, डिमांड ज़्यादा है, दाम बढ़ा दो। अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धा है, ये अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है, वो ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रतिस्पर्धा। और भी ऑप्शन में था पर मैंने उसे लिखा नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है कि आपका डीएनए प्रतिवेदन में डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आपका 12th का 11-12 का क्वेश्चन है जो कि पल्ले नहीं पड़ा भाई, ये क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। 46 क्वेश्चन अब तक सही कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि डिमेट्रियस किसके समकालीन थे? आपने उस वक्त पढ़ा होगा कि अशोक के शासक में कौन सा विदेशी शासक का शासकाल था? अशोक के बाद बिंदुसार के शासन में भी किसी का शासकाल था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किसी का शासन था। इन 3 ऑप्शन का शासक का नाम दिया हुआ था कि विदेशी शासक कौन था, उनमें से एक जो कि ऑप्शन के अनुसार आपको छांटना पड़ता। इस क्वेश्चन को भाई हम गिनती करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे से क्वेश्चन छांटेंगे तो भाई नहीं होगा। ये मौर्य वंश का 3 शासक में से डेमेट्रियस था, और भी कुछ नाम था याद नहीं आ रहा भाई। उसी तरह यहाँ पर एक नाम आता है भी, या आप अटक्कर पंचे मार सकते थे और वो आपका सही हो जाता कि ये डिमेट्रियस शासन में आपका मौर्य वंश के शासक में इसका शासन आया हुआ था, जो कि लुसेंट में जिक्र नहीं है, लेकिन ऑप्शन के आधार पर आप इसको छाट सकते थे। अगला क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? आपको पता होगा कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल ही राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि यहाँ पर राज्य क्या करते हैं उसको राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। उन्हीं से संबंधित भाई ये पॉलिटी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन। आगे चल के ऐसा ही क्वेश्चन का मॉडल अब बनने वाला है, जिसमें बीपीएससी में ऐसा ही क्वेश्चन का मॉडल को अपनाया जाता है। तो इसका चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, मैंने पूरी तरह से लिखा है मंत्री परिषद को भंग करना। अगर वहाँ पे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो मंत्री परिषद बंद हो गया, मंत्री परिषद भंग हो गया तो विधानसभा भंग हो जाएगा। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये काम राज्यपाल का नहीं है, ये काम राज्यपाल का नहीं है। उसका ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो न्यायालय का भी सहमति होना चाहिए, फिर राष्ट्रपति का सहमति होना चाहिए, उसके बाद जो है कि उसका संसद द्वारा शायद उसको ट्रांसफ़र किया जाता है उसका। तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए सटीक, पहला तो एक सही हो जाएगा आपका कि मंत्री परिषद को भंग करने है तो आप राज्यपाल जो है कि राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है, विधानसभा भंग करने के लिए कर सकता है जब राष्ट्रपति शासन लगा हो, राज्य में संविधान तंत्र विफल हो। तो तीनों तो एक ही दूसरे से कनेक्टेड है। जब संविधान की विफलता हो जाएगी तो विधानसभा भंग हो जाएगा, मंत्री परिषद भंग हो जाएगा, क्योंकि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा होगा तो पूरी का पूरा सर्वे सर्वा राज्यपाल हो जाएगा वहाँ का। फिर इस तरह से आपका ये 48 क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत है? राजस्थान पे पढ़ सकते हैं आप आराम से, माउंट आबू पर। अब इसमें क्या विश्लेषण करना भाई। अगला क्वेश्चन है 58 खत्म हो गया, और अब अभी तक आपने जो है कि 49 क्वेश्चन आपका आराम से सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन को बिना पढ़े भी हम काट रहे भाई, आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित? अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा देख सकते हैं भाई, मेंस में भी करंट अफेयर घुसाया गया है, इसे आप काटिए। अगला क्वेश्चन दिया कि त्वरित कार्यबल, ये सब क्वेश्चन अब आपको लग रहा होगा। त्वरित कार्यबल जो कि किस अर्धसैनिक बल का भाग है? मैंने इसे भी कर सकता हूँ यहाँ से। उसके बाद है कि समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है? समाजवादी विचार मतलब समाज, एक होता है पूंजीवादी, एक होता है समाजवादी। भारत में जो कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, आज भारत में भले ही पूंजीवादी व्यवस्था को रूप दिया जा रहा है मोदी जी के द्वारा, पर भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ समाजवादी व्यवस्था, अचानक पूंजीवादी व्यवस्था जो है कि नहीं आ सकता है, दोनों को साथ में लेकर चलना पड़े। और हमारे भारत में यही स्वरूप है, समाजवादी भी है पूंजीवादी। इसका ऑप्शन देते हैं आज हम कि अगर जियो
एयरटेल और एक है BSNL। ये BSNL एक प्रकार का समाजवादी स्वरूप के रूप में है और जियो और एयरटेल ये पूंजीवादी के स्वरूप में। इसका काम होता है अधिक से अधिक पूंजी कमाना, जो कि देख सकते हैं हालत हमारे देश का। अगर BSNL आज मजबूत होता तो जियो और एयरटेल या जो भी है VI वगैरह का इतना दाम नहीं बढ़ाता आज अपने रिचार्ज का। लेकिन आज BSNL समाजवादी व्यवस्था को पूरी तरह से बरकरार नहीं रख सका, जिसके कारण कि आज भारत में पूंजीवादी स्वरूप का ये रूप देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या होता है? निजी संपत्ति नहीं होना। समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है? निजी संपत्ति को स्वीकार नहीं करता भाई। यहाँ सामाजिक रूप से सबका, सामाजिक रूप में सबके पास पैसा होना चाहिए भाई। यहाँ समाज का विकास, सामाजिक विचार जो है समाज के विकास को जोड़ देता है, ना कि निजी विकास को जोड़ देता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आपको आराम से बना देना चाहिए था। 49 क्वेश्चन हुआ था, ये हो गया आपका 50। 10 क्वेश्चनों का भैया अंतर हो चुका है 60 क्वेश्चन में से। आप देख सकते हैं कि वही है रेशियो अभी भी नहीं बिगड़ा है भाई। कि 20 क्वेश्चन अगर आप स्किप कर रहे हैं फिर भी आपका मेंस में रिजल्ट होना चाहिए था, फिर भी क्यों नहीं होता है इसके पीछे का रीजन मैं इस वीडियो में बताऊंगा लास्ट में। अगला क्वेश्चन ये है कि अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? एक होता है अगर आप अलग जाति में विवाह करते हैं तो उसको अंतर जातीय कहते हैं, अगर आप अपनी जाति में विवाह करते हैं उसको अंतर जाति कहते हैं। ये लिखा हुआ है अंतर जाति विवाह। यहाँ से आपका 51 क्वेश्चन सही होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप विषम को चुनें। पैर का संबंध क्या है? नीचे आपको टखना मिल जाएगा। पेट और सिर का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है भाई। हाथ में बगल में कलाई मिल जाएगा, बाँ है बगल में कंधा है आपका। तो इसका आंसर आराम से, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई। तो अब सिर्फ एक दो क्वेश्चन अगर भारी मिल गया तो लोग उसमें होते हैं भाई ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। एक समय अगला बार एक मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था PT में कि क्या नाम था, इडली कैसे बनाते हैं भाई। इडली नहीं जो जान रहा है उसको अलग करो, जो इडली खाया उसको पता है स्टीम से बनता है। 52। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भाई हम लोग। 64 क्वेश्चन है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सा है? बताइए। अगर इतना हल्का क्वेश्चन मेंस में आ रहा है, बिहार दरोगा का मेंस में, तो कौन नहीं बनाएगा? इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट आपको कहाँ मिलेगा? बेंगलुरु में है भाई। व्यापारिक राजधानी हमारा मुंबई है, राजनीतिक राजधानी हमारा दिल्ली है। ये सब तो कॉमन बात है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? दीवान देखता था। दीवान का काम ही होता था, दीवान को नियुक्त किया गया, जो कि राज्य में पूरा जो एक राजस्व अधिकारी का भी नाम आता था। राजस्व अधिकारी का नाम मुगल काल में नहीं आता है, दिल्ली संतुलित काल में लगभग राजस्व अधिकारी का जिक्र होता है, लेकिन यहाँ पे दीवान था मुगल काल में। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है आपका 54, 52, 53, 54। सकते हैं अगले 54 क्वेश्चन अभी तक आपका आराम से हुआ। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2H2O फिर O2 से अगर अभिक्रिया करता है, ये जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, SO2 ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, इसका क्या आंसर होना चाहिए? ये भाई लॉजिक वाला क्वेश्चन है, जिसको आसान लगा होगा वो बनाया होगा। मैं अपने अनुसार इस क्वेश्चन को काट रहा हूँ। अगर आपको लगता है आपको ये आसान, उच्च दाब फिर उत्प्रेरक, SO2 उत्प्रेरक के रूप में काम करता है या नहीं करता है मुझे नहीं पता। अगला क्वेश्चन होता है कि कौन सा कथन असत्य है? ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है भाई कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से यौगिक बनता है। बिल्कुल सही दोस्तों भाई, रासायनिक संयोग से ही तो यौगिक बनता है, तब तो नया पदार्थ बनता है। यौगिक एक क्या है, रासायनिक क्या है? 2 या 2 से अधिक तत्वों का सुमेलन है। पढ़ते होंगे संयोजी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजी अभिक्रिया का ही ये एक उदाहरण का स्वरूप है। उसके अगला ऑप्शन चलते हैं आपको। यौगिकों का गुण मूल तत्वों से मिलता है। कैसे मिल जाएगा भाई? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बना दिया है। हाइड्रोजन का अलग स्वरूप है, ऑक्सीजन का अलग स्वरूप है, कैसे हो सकता है? कार्बन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो देख सकते हैं कि दोनों का गुण भी अलग हो जाता है, तो ये भी सही है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोग से बनता है। बिल्कुल नहीं, पानी मिला रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया हुआ? उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ नहीं हुआ, ना ही कुछ दूसरा तत्व बना। नींबू डाल रहे हैं, नींबू का भी स्वाद रहेगा आपका, पानी का भी स्वाद है जो फीका है, चीनी का भी स्वाद है, उसमें तीनों का स्वाद है, इसलिए ये आंसर आपका यहाँ से सही होता है। तो ऐसा क्वेश्चन है भाई, कोई टफ क्वेश्चन साइंस का भी नहीं है। अगला ऑप्शन देख सकते हैं, मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों से बनता है। बिल्कुल ये ऑप्शन सही है, लेकिन हमको ढूंढना क्या है, कौन सा कथन असत्य है? तो ये कथन असत्य है, C नंबर का 67। अब तक कितने क्वेश्चन? 54। तो यहाँ से आपका जो है कि 55 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सैडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है? सैडल पीक आप पढ़े होंगे, अंडमान निकोबार में बहुत सारे द्वीप है, लगभग 530 या 29 ऐसे आसपास, उतना करेक्ट याद नहीं है भाई हमको।
लेकिन उसके जो द्वीपों को बांटा गया है, उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, उसके बाद लिटिल अंडमान, मध्य अंडमान, ऐसे कुछ करके लिटिल अंडमान, मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, ऐसे कुछ करके नाम याद नहीं आ रहा है भैया, लेकिन चार पार्ट में उसको बांटा गया है भाई। तो उत्तरी अंडमान में जो है कि आपका सैडल पिट चोटी है, सबसे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पिट, जो कि उत्तरी अंडमान में, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। हाँ याद आ गया, चारों अंडमान है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, 4 अंडमान है। 4 अंडमान द्वीपों में खंडों में बांटा गया, जो कि बड़े बड़े द्वीप हैं ये। उसी में से सैडल पिट उत्तरी पर। तो यहाँ से आपका जो है कि ये लुसेंट का भी क्वेश्चन है भाई। लुसेंट हर किसी को याद होना चाहिए, मेंस एग्जाम में हर कोई लुसेंट रट के जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस की द्वीप किस अंग का भाग है? आराम से अग्नाशय का भाग है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि थल सेना का संबंध किससे है? थल सेना का संबंध स्थल से है, नौ सेना का संबंध। ये देखिए भाई, अगर किसी के दिमाग में एग्जाम में प्रेशर पड़ रहा है, पूरा ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको थोड़ा राहत मिलता है भाई कि गजब क्वेश्चन पूछा है मेंस में। मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य क्या? मिथाइल ऑरेंज के बारे में आप सोचेंगे ये एक प्राकृतिक सूचक है जो आम्ल और क्षार के बारे में बताता है भाई कि कौन सा लिटमस पत्र जो हो गया उसी तरह आता है, गुड़हल का फूल हो गया उसी में आता है मिथाइल ऑरेंज। ये भी प्राकृतिक सूचक है जो कि आम्ल और क्षार के बारे में बताता है कि कैसा रंग देगा। तो आम्ल मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये अम्ल में लाल हो जाता है और क्षारक में देखें तो ये पीला हो जाता है। ये आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन भी मैट्रिक का ही क्वेश्चन है, 9th का क्वेश्चन है लगभग बुक का, साइंस के बुक का, मैंने पढ़ा होगा। तो ये आसान क्वेश्चन है भाई, ये सब क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए 58 होगी। कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है भाई वो आपको आगे देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप लोग के सामने फिर से पेश है कि लोकसभा में विपक्ष नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें आवश्यकता है? 10% सीटें आवश्यकता है। ये सब क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको सब क्वेश्चन बनाना पड़ेगा मेंस में। लोकसभा के विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए आपको कितने % सीटों का आवश्यक है? मतलब मोदी जी तो अभी लोकसभा के नेता बन गए, तो विपक्ष का नेता कौन होगा? राहुल गांधी, जो जिनके पास उसके बाद द्वितीय स्तर पे सीट है, तो उनको विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम कितना चाहिए होगा? तो 10% सीटें आपको उनको लाना पड़ेगा भाई। 57, 58, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 59 क्वेश्चन अब तक आप सही कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? ये आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित उसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? तो भाई ये भी आपने पढ़ा ही होगा। कहाँ है इसका मुख्यालय? अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। बहुत सारे जो संयुक्त राष्ट्र संघ उसमें क्या क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए। जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है उसके बारे में जानकारी आपको रखना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन जो आपके पास फिर आता है कि न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है? ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है भाई। ये सब क्वेश्चन जो कि बताता है कि आप मेंस एग्जाम में बैठे हुए हैं। तो इसको चलिए देखते हैं कि न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। सबसे पहले चुनावी क्षेत्र का परिसीमन, ये कौन करता है? जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है भाई बहुत ज़्यादा, बहुत दिनों से उसमें अभी एक ही सांसद का चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन फिर होता है कि उसका परिसीमन क्या आता है, तोड़ जोड़ के कुछ और एरिया को उसमें इंक्लूड किया जाता है। ये एक राजनीतिक मुद्दा है, इसको अगर समझना हो तो 1 सेकंड में आप मतलब 10 सेकंड में समझा सकते हैं। मान लीजिए कोई एरिया है जिसका कि जादवी बस्ती है या कोई भी वहाँ पे ज़्यादा उसका अति है, तो इसमें चाहता क्या है कि उस और एरिया में कुछ और जो है कि उस कास्ट को इंक्लूड कर दें ताकि वहाँ वोट बढ़ जाए, उसका एक तरफा वोट मिल जाए। या किसी भी एरिया को, कोई और बड़ा एरिया को एक कैटेगरी में करने के लिए इसको क्या आता है, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन इसमें अभी इस वक्त नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा ही होता है परिसीमन में से कुछ को जोड़ना हटाना क्षेत्र को। ये काम ये काम संसद करवाती है और फिर चुनाव आयोग वहाँ से करने दिखला करती है। संसद किसी चीज़ को छोड़वाती है, हटवाती है ताकि वहाँ से सीटें बढ़ाए और घटाए जा सके। अगला क्वेश्चन जो है कि पंचायतों में सीटों का आवंटन करना, ये न्यायालय का काम नहीं भाई। न्यायालय का काम ज़्यादातर है मौलिक अधिकारों का हनन को रोकना। उस संदर्भ में ज़्यादा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन उसी संदर्भ में आता है। ऐसे मौलिक अधिकारों का हनन को कौन रोकता है? न्यायालय काम है। संविधान को बचाता कौन है? न्यायालय काम है। संविधान में कुछ भी संशोधन करके नागरिक को कोई उत्पीड़न पहुंचने वाला कानून तो नहीं बनाया जा रहा है, ये न्यायालय का काम है। इन सारी चीज़ों में न्यायालय उतना हस्तक्षेप नहीं करता है। और भी तो काम है जनता का परेशानी का
न्याय कौन करेगा फिर ये सब में आएगा। तो इसका इसलिए आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। चुनावी क्षेत्र का में नहीं लिखा हुआ है कि न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, तो ना तो चुनावी क्षेत्र के परिसीमन में करता है, ना ही पंचायती राज के सीटों में आवंटन में करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आता है कि 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो कि नौसेना विद्रोह भी उस वक्त हो रहा था, अंग्रेज जब पूरी तरह से अत्याचार कर रहे थे, अब अंग्रेजों को भगाने के लिए पूरी तरह से हर कोई एकजुट हो रहा था, उस वक्त जो है कि ये विद्रोह को देख सकते हैं 1946 का डेट है जब हमारा देश आज़ाद होने वाला है। उस वक्त सब एकजुट हो गया था, नौसेना भी विद्रोह कर रहा था, किसी कारणवश उसके साथ में भेदभाव हो रहा था, उसको सैलरी देने में भेदभाव हो रहा था, जिसके कारण कि नौसेना ने भी विद्रोह कर दिया था लगभग। इसमें आता था MS खां करके नाम था जिन्होंने इसको शुरुआत किया हुआ था। अब आप बताओ इसको जोड़े या ना जोड़े। तो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है भाई, तो पढ़ा तो आप लोगों ने जोड़ेगा, क्योंकि ये संविधान जब देश आ रहा था उसके आसपास का ये क्वेश्चन है। सॉरी 61 नहीं, ये 62 हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा, 60 है, 61 में आप इसको जोड़िए, 62 ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया था। भाई ये क्वेश्चन आपको इस बुक से भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं करंट अफेयर जो ज्ञान बिंदु GS एकेडमी, इस क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन था। आपका SPD में भी आपको ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आराम से। हाँ SPD, आपको ये क्वेश्चन आपको SPD में भी मिल जाता है भाई। लेकिन ये पीटी का तैयारी करने के लिए बुक में से क्वेश्चन मैंने लिया हुआ था, लेकिन मेंस में इस क्वेश्चन को डाला गया कि उसमें संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत और परेशान के जो डेजर्ट शब्द लगेगा ही, लेकिन इसमें शब्द और लगा हुआ था डेजर्ट एंड नाइट। छोड़िए इस क्वेश्चन को स्किप मारते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, बहुत पढ़ा भी होगा, बहुत कोई नहीं कोई पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन पे आता है LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल में से को रोवर AI कंपनी ने किस नाम से इसको विकसित किया था। भारत GPT के नाम से विकसित किया था, पर इसका जवाब एक्यूरेट पता नहीं था भाई। इस क्वेश्चन को भी हम छोड़ सकते हैं। 61 62 क्वेश्चन अब तक आपने सही कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन पे जो हम लोग चल रहे हैं फिर से कि ब्लड प्रेशर को व्यक्त क्या था। आप लोग को पता है सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक में व्यक्त क्या था 120/80, जो कि ब्लड प्रेशर उसी को तो नापा जाता है, 120/80 ब्लड प्रेशर है, उसी को इंग्लिश में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रेशियो में किया गया। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे 120/80, ऊपर वाले को सिस्टोलिक, नीचे वाले को डायस्टोलिक बोला जाता है। तो यहाँ से आपने अभी तक कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हुआ था 60, 61, 62, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 63। जी हाँ, ये हो जाएगा आपका 63। अगला क्वेश्चन ये आता है कि दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है। अग्नाशय। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि तो अग्नाशय ही है ना। अब इससे आसान क्वेश्चन है, ये होता है कभी कभी विद्यार्थी को माथे को एग्जाम में रेस्ट देने के लिए सब क्वेश्चन आता है सामने में। मुख्य रूप से गिरती मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की स्थिर क्या हो गया जी, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की ऊर्जा क्या होती है। तो आंसर ये स्थिर होती है। क्यों होती है स्थिर भाई, इसके पीछे आप लॉजिक जानते हैं। जब कोई मुक्त रूप से गिर रही हो, मान लीजिए हवा नहीं है वातावरण में, वायु नहीं है, तो वो जो है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के त्वरण से ही गिरेगा, जो कि 9.8 होता है। मतलब वो स्थिर गति से गिर रहा है, ना तो 9.8 जो इसकी त्वरण है इससे बढ़ेगा और ना ही घटेगा, तो इसी त्वरण से तो वो गिर रहा है। इसका मतलब वो इसकी ऊर्जा स्थिर रहेगी। यहाँ से आपका हो जाता है आपका 65। अगला क्वेश्चन होता है कि मानचित्र पर किसी भी समतल आर्द्रभूमि की सीमा रेखा को पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन सा है। ये भाई ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ था, एक था हाइग्रोमीटर, एक था एनीमोमीटर, एक था प्लेनीमीटर, एक और कुछ और नाम था। यार समतल का अगर देखा जाए ना, ये इस सब क्वेश्चन को तुक्का मारने के लिए जरूरत पड़ता है। समतल आकृति मापा जाता है, मतलब प्लेन आकृति मापा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है प्लेनीमीटर, मार दो भाई, सही होगा, गलत हो गया, जाने दो। तो ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड हम करेंगे भाई। उसका अगला क्वेश्चन है कि 62 निम्न आकृति को मोड़ने के बाद कौन सी आकृति बनेगी। ये देखिए ये क्वेश्चन कितनी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है कि जब इस आकृति को आप पलटाइएगा तो कैसा आकृति बनेगा। इसको पलटाइएगा तो इसका मुंह भी घूर के इस पर ओवरलेप हो जाएगा, इसको उल्टाइएगा तो इसका चेहरा आगे पीछे हो जाएगा, इसको भी उल्टे इस पर भी ओवरलेप हो जाएगा। तो उसके बाद इसका आकृति बन जाएगा भैया ऐसा, आप देख सकते हैं।
पूरी तरह से हम इसको इंक्लूड करके आप लोग के सामने प्रस्तुत किए हैं। उसके अगला जो क्वेश्चन है कि चित्रों का सामूहिकरण, ये एक अलग किस्म का क्वेश्चन है भाई, लेकिन भारी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हल्का क्वेश्चन है। आपको प्रूव करते हैं। लिखता है कि निम्नलिखित का सामूहिकरण, आप देखिए ये सर्कल 1 राउंडेड है, ये भी देख सकते हैं 1 राउंडेड है, 1 फिगर है, इसमें भी 1 फिगर है। आप इसका जो कि पेयर बना लीजिए, 1 7 और 3 कम्बिनेशन बन रहा है, 1 3 7 कम्बिनेशन बन गया। अगला क्वेश्चन भी डबल चित्र का देखिए, यहाँ डबल, ये भी डबल, ये भी डबल, उसको इसका पेयर बना लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हाँ डबल डबल आकृति पे, ये सब कर्सिव पर है, ये भी कर्सिव पर है, ये भी कर्सिव पर है, ये भी कर्सिव पर है। ये देखिए इसमें भी डबल है, ये डबल है और ये डबल है। इस तरह इसका पेयर बन गया और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका आसानी से बन सकता था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ से 68 क्वेश्चन को लाइट चला गया।